गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज जो डेट है वो है हमारी 10 अक्टूबर 2020। ठीक है। और एक कक्षा 9th का जो विषय है लोकतांत्रिक राजनीति, उसका जो पाठ हम पढ़ रहे थे संस्थाओं का कामकाज, ठीक है, उसकी जो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 42 है। ठीक है। इसमें हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि न्यायपालिका क्या होती है और ये किस तरह से काम करती है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे देश भारत में विभिन्न स्तर पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। यानी कि जो भारत के विभिन्न स्तर हैं, जैसे कि राज्य स्तर हो गया, ठीक है, केंद्र स्तर हो गया, जिला स्तर हो गया, स्थानीय स्तर हो गया, इन स्तरों पर जो अदालतें होती हैं, यानी कि जहाँ पर जो न्याय होता है, फैसले होते हैं, वो जो अदालतें होती हैं उनका जो एक समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? न्यायपालिका कहा जाता है। यानी कि स्थानीय स्तर को मिलाकर, राज्य स्तर को मिलाकर, केंद्र स्तर को मिलाकर, जिला स्तर को मिलाने के बाद सभी जो अदालतें होती हैं उन अदालतों को क्या कहा जाता है? न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, देखो क्या क्या आते हैं कि न्यायपालिका में क्या क्या आता है? सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में होती है उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, स्थानीय स्तर में न्यायालय सम्मिलित होती हैं। देखो न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय जो एक है हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है। और राज्यों में उच्च न्यायालय, एक राज्य में, हर राज्य में अपनी एक उच्च न्यायालय या फिर दो या दो से अधिक राज्यों में एक उच्च न्यायालय भी हो सकती है। ठीक है। और जिला न्यायालय भी होती है जो जिलों में बनाई जाती है। ठीक है। स्थानीय स्तर पर भी न्यायालय होती है। इन सभी का जो सम्मिलित रूप है वो क्या कहा जाता है? उसे ही हम न्यायपालिका कहते हैं। ठीक है। अब देखो देश में एकीकृत न्यायपालिका है, इसका क्या मतलब है? देश में एकीकृत न्यायपालिका यानी कि जो ये सभी न्यायालय भले ही इनके स्तर अलग अलग हैं, ठीक है, राज्य स्तर पर अलग है, केंद्र स्तर पर अलग है, स्थानीय स्तर पर अलग अलग है, जिला स्तर पर अलग है, ठीक है, लेकिन इनके जो फैसले होते हैं वो समान होते हैं। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला सुना देती है तो वो निचली अदालतों के लिए मान्य हो जाता है। देखो जो न्यायालय है वो एक ट्रायंगल के रूप में कार्य करती है। यहाँ पे आती है स्थानीय न्यायालय, यहाँ पे आती है जिला न्यायालय, यहाँ पे आती है राज्य न्यायालय, और सबसे ऊपर जो पीक पर है वो कौन सी है? वो है हमारी सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होता है वो सभी न्यायालयों में मान्य होता है। तो ये क्या है? ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यानी कि अलग अलग नहीं है। भले ही जो इनका स्तर है वो अलग है, लेकिन जो इनके फैसले होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है। जिसका मतलब है कि देश की सभी अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मान्य होता है। ठीक है। अगर मान लो कोई जो फैसला है, यानी कि कोई केस आया है और जो उच्च न्यायालय ने उसके ऊपर कोई फैसला सुना दिया है, तो जो उच्च न्यायालय ने फैसला सुना दिया है वो जिला न्यायालय को मान्य होगा। ठीक है। स्थानीय जो न्यायालय हैं उनको मान्य होगा। और अगर उसी फैसले को बदल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने उसके जो उलट फैसला कर दिया है तो वो क्या होगा? सभी न्यायालयों में उसी तरह का फैसला फिर सुनाया जाएगा आगे अगर कोई केस आएगा तो। ठीक है। देखो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है इनमें से किसी भी विवाद पर सुनवाई कर सकती है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वो नीचे वाले जो मामले हैं उन पर सुनवाई करे। सबसे पहला है कि देश में नागरिकों के बीच विवाद, यानी कि अगर कोई ऐसा होता है कि देश में अगर नागरिकों के बीच कोई विवाद हो जाता है तो उसका जो सुनवाई है वो क्या करती है? सर्वोच्च न्यायालय करती है। पहले जो होता है कोई फैसला स्थानीय न्यायालय में होता है, फिर उसके बाद वो जिला न्यायालय में जाता है, जिला न्यायालय के बाद वो राज्य न्यायालय में जाता है, यानी कि उच्च न्यायालय में जाता है। उसके बाद क्या होता है? वो हाई कोर्ट में आता है अगर फैसला नहीं हो पाता है तो। ठीक है। और नागरिक और सरकार के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसकी सुनवाई भी सर्वोच्च न्यायालय करती है। ठीक है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो जाता है, यानी कि दो या दो से अधिक अगर राज्यों के बीच विवाद हो गया तो उसका फैसला यानी कि उसकी सुनवाई कौन करती है? सर्वोच्च न्यायालय कर सकती है। जो दो या दो से अधिक राज्य हैं उनके बीच विवाद बहुत सारी चीज़ों को लेकर हो सकता है, संसाधनों को लेकर हो सकता है, या फिर जो नदी, आपने सुना होगा कावेरी जल विवाद, ये दो राज्यों के बीच है। ठीक है। तो इसी तरह के जो विवाद हैं वो दो या दो से अधिक राज्यों में भी हो सकते हैं। किसी कानून को लेकर हो सकता है, बहुत सारे विषय दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो जाता है। ठीक है। तो इसका जो सुनवाई है वो सर्वोच्च न्यायालय करती है। ठीक है। मतलब कर सकती है।
केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद, ऐसा नहीं कि केवल राज्यों राज्यों के बीच ही विवाद हुआ है, बल्कि राज्यों का किसके साथ, केंद्र के साथ भी विवाद हो सकता है। जो केंद्र है हमारी यानी कि सेंट्रल है, और राज्यों के बीच अगर किसी मामले को संबंधित कोई विवाद हो गया है तो उसकी सुनवाई भी सर्वोच्च न्यायालय कर सकती है। देखो, अगर कोई मामला फौजदारी है या दीवानी है तो इसके मामले की अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय संस्था यानी कि अपील कर सकते हैं हम। उसका फैसला अगर उच्च न्यायालय में पड़ा हुआ है तो उच्च न्यायालय के बाद क्या हो सकता है, उसे हम, अगर वहाँ पे फैसले से कोई संतुष्ट नहीं है तो वो जो फैसला है वो कहाँ जा सकता है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, फौजदारी मामले जो होते हैं वो लड़ाई झगड़े से संबंधित होते हैं, और जो दीवानी मामले होते हैं वो पैसे के लेन देन से संबंधित होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकती है। देखो, अगर कोई फैसला उच्च न्यायालय ने लिया है, ठीक है, लेकिन जो फैसला लिया गया है उससे जो व्यक्ति है वो संतुष्ट नहीं है, तो वो क्या करता है, वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ठीक है, और जो सर्वोच्च न्यायालय होती है वो इससे संबंधित भी सुनवाई कर सकती है। ठीक है, देखिए ये जो न्यायालय है ये अपना जो कार्य है वो किस तरह से कर, देखिए जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका का जो कोई भी कार्य होता है उसमें किसी भी तरह का किसी का हस्तक्षेप नहीं होता, ना ही सरकार का होता है, ना ही किसी बड़े अधिकारी का होता है। ये पूरी तरह से हर अपने फैसले के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो किसी का इसके ऊपर दबाव नहीं होता, तभी भारत में क्या है, न्यायपालिका के ऊपर इतना विश्वास है, और जो कि चाहे कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा और कितने ही पैसे वाला क्यों ना हो, उसे भी सजा दी जाएगी जो किसी आम नागरिक को दी जाएगी। यानी कि धनवान व्यक्ति और यह गरीब और अमीरी में कोई फर्क नहीं देखती, सभी को जो सजा होती है, अगर किसी गरीब व्यक्ति ने किसी का खून किया है तो जो उसके लिए सजा है वही सजा अगर कोई अमीर व्यक्ति सजा करता है तो उसके लिए होगी। ठीक है, देखो इसका मतलब यह है कि जो न्यायपालिका है और विधायिका है और कार्यपालिका है, हमने पढ़ा था ना कि जो राजनीति है उसकी 3 संस्थाएं होती हैं, एक तो न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो न्यायपालिका है, विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में होकर कार्य नहीं करती, यानी कि जो विधायिका और कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका के ऊपर इसका कोई नियंत्रण नहीं होता, कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक है, पूरी तरह से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। ठीक है, इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में अदालतें विधायपालिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। यानी कि जो एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर जनता का शासन है, वहाँ पर क्या है, जो अदालतें होती हैं ना तो विधायपालिका और ना ही कार्यपालिका के अधीन होती है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। तभी भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है या न्यायाधीश है उसे नियुक्त नहीं कर सकते, बल्कि जो उस पद पर आने के काबिल होता है उसी की नियुक्ति कौन करता है, उसी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अमूमन सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसे ही प्रमुख न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश यानी कि वो उसे न्यायाधीश अगर नियुक्त कर दिया गया है तो उसे उस पद से हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि जो वो न्यायाधीश है वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, उसे ये डर ना हो, उसे अगर वो कोई फैसला लेगा, अगर वो किसी बड़े व्यक्ति के खिलाफ कोई फैसला ले लेगा तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। इसीलिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र रहकर कार्य कर सके, इसीलिए उसे हटाना लगभग असंभव होता है। अगर किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए, देखो न्यायाधीश को किस तरह से हटाया जाता है, अगर किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत यानी कि अलग अलग चाहिए, कुल संख्या का जो उनकी संख्या है उसके 2/3 बहुमत से अविश्वास पारित हो जाए न्यायाधीश के खिलाफ, तभी वह उस पद से हट सकता है। इसके अलावा वह उस पद से नहीं हट सकता। ठीक है, इसीलिए वह पूरी तरह से स्वतंत्र रहकर कार्य करता है। देखो अब देखते हैं कि जो न्यायपालिका है भारत का संविधान। अगर हम न्यायपालिका और भारत के संविधान की बात करें तो भारत का जो संविधान है वो लिखित रूप से है, आपको पता ही है, और ये बहुत ही विशाल है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या करने के लिए भी न्यायपालिका जिम्मेदार होती है। यानी कि अगर कोई ऐसा आर्टिकल या ऐसा अनुच्छेद है, कोई ऐसा आर्टिकल या अनुच्छेद है जो
आज की परिस्थिति के अनुरूप नहीं है या उसमें बदलाव संभव है और बदलाव किया जाना चाहिए, तो जो न्यायपालिका होती है वो उसमें बदलाव कर सकती है। और अगर कोई ऐसी क्लॉज है जो समझ में नहीं आ रहा है तो न्यायपालिका उसका भी विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकती है। ठीक है, देखो जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय होती है उसको देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, यानी कि जो देश का संविधान है उसकी जो व्याख्या करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। ये संविधान की व्याख्या करती है। ठीक है, अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है तो वह केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानूनी कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकती है। यानी कि अगर विधायिका या कार्यपालिका ने किसी इस तरह का कानून कोई पारित कर दिया है जो केंद्र और राज्य स्तर पर अमान्य है, यानी कि जो लोगों के हित में नहीं है, तो वो केंद्र और राज्य को आदेश दे सकती है कि वो इस कानून को अमान्य घोषित करें। ठीक है, इस तरह किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है, यानी कि जो सरकार होती है वो इसी डर से कि जो अगर वो कोई गलत काम कर देंगे तो जो न्यायपालिका है वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर देगी, इसी डर से वो सही निर्णय लेते हैं और उन्हें पता है कि अगर वो गलत निर्णय लेंगे तो उनके ऊपर न्यायपालिका को बिठाया गया है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय उनकी संवैधानिक वैधता तय करती है, यानी कि उन्हें बताती है, जो सरकार होती है वो उसे बताती है कि आपकी संवैधानिक वैधता क्या है और आपको किस दायरे के अंतर्गत रहकर कार्य करना है। इसे क्या कहा जाता है? इसे हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं, यानी कि न्याय की समीक्षा करना, न्यायिक समीक्षा के रूप में जानते हैं, यानी कि न्याय की समीक्षा करना, ताकि क्या हो सके, ताकि जो संविधान है यानी कि संविधान है उसका संरक्षण हो सके और जो सरकार है वो निरंकुश होकर कार्य न कर सके। ठीक है, देखो न्यायपालिका ने यह फैसला दिया है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि जो संसद है वो संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव नहीं कर सकती। संविधान में तो बदलाव कर सकती है लेकिन जो उसका मूलभूत सिद्धांत है यानी कि इस तरह का कोई भी बदलाव नहीं कर सकती जिससे जो संविधान है उसका अर्थ ही बदल जाए, यानी कि जो अधिकार या उसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं उनका पूरी तरह से अर्थ बदल जाए, इस तरह वो कोई भी बदलाव नहीं कर सकती। लेकिन जो समय के अनुसार जो बदलाव है वो किए जाने बहुत आवश्यक है। जिस तरह से समय परिवर्तित होता रहता है उसी तरह से जो हमारे संविधान है उसमें भी परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, देखो जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका और मौलिक अधिकार, आप सभी को पता है कि हर व्यक्ति को पास कुछ मौलिक अधिकार होते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या 6 है, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जीवन का अधिकार, धर्म और संस्कृति का अधिकार, अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार। ठीक है, इस तरह के कुछ अधिकार हमें दिए गए हैं ताकि जो व्यक्ति है वो अपना गरिमापूर्ण जीवन जी सके। तो न्यायपालिका का क्या रोल होता है मौलिक अधिकारों में? देखो जो भारतीय न्यायपालिका होती है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है तो जो नागरिक है वो सीधे तौर पर जाकर सर्वोच्च न्यायालय में इसके खिलाफ अपील कर सकता है। लेकिन केवल मौलिक नागरिक अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय भी जा सकता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हुआ है या उसका उल्लंघन हुआ है तो वह क्या कर सकता है, वह न्यायालय में जा सकता है। हाल ही के वर्षों में अदालत ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकार के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश लिए हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे जिसमें सार्वजनिक हित के लिए और मानवाधिकार के संरक्षण के लिए न्यायालय ने फैसला दिया। इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से लोग न्यायपालिका पर काफी विश्वास करते हैं। ठीक है, तो आज हमने न्यायपालिका के बारे में पढ़ा। अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि न्यायपालिका किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन से न्यायालय शामिल होते हैं। देखो हमने सबसे पहले ही पढ़ा था कि हमारे देश भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, न्यायपालिका कहा जाता है। और न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय, जिले में न्यायालय, स्थानीय स्तर में न्यायालय सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न नंबर 2 देखें तो प्रश्न नंबर 2 है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में किन मामलों की सुनवाई होती है। तो अगर हम देखेंगे प्रश्न 2 तो इसमें है कि देश के नागरिकों के बीच विवाद हो, नागरिक और सरकार के बीच विवाद हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद हो। यह फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है और यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकती है। ठीक है, ये जो मामले हैं उसके खिलाफ जो होती है वो सर्वोच्च न्यायालय इन मामलों की सुनवाई करती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो स्वतंत्र न्यायपालिका अपना काम कैसे करती है।
जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वह अपना काम पूरी स्वतंत्रता के साथ करती है। न्यायपालिका और विधायपालिका कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती। ठीक है, इसी वजह से आधुनिक लोकतंत्र में अदालतें विधायपालिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। भारत के जो राष्ट्रपति है वो देश का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अमूमन जो सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, और एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसके पद से हटाना लगभग असंभव होता है, और किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों के अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। यानी कि इतनी जटिल प्रक्रिया होने के कारण ही जो जज होते हैं उन्हें डर नहीं रहता कि उन्हें किसी फैसले के बाद उनकी नौकरी छोड़नी पड़ सकती है, सरकार उन पर दबाव बना सकती है। ठीक है, इसीलिए वो पूरी स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं। देखो, अगर प्रश्न 4 देखें तो प्रश्न 4 है कि आपके विचार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों आवश्यक है। देखो, जो न्यायपालिका होती है वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, और अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, और यानी नागरिक अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का कोई अधिकार उल्लंघन हुआ है तो बस, अगर किसी व्यक्ति का कोई मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो बस सीधे जाकर सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो जो न्यायपालिका होती है वो व्यक्तियों के जो अधिकार हैं उनकी पूरी तरह से रक्षा करती है। ठीक है, ये आज की वर्कशीट थी हमारी, इसमें हमने न्यायपालिका के बारे में पढ़ा, और इससे आगे हम इस चैप्टर को नेक्स्ट वर्कशीट में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।